जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे सभी? बढ़िया, बिल्कुल। एंडोक्राइनोलॉजी में लास्ट जो टॉपिक था अपना डायबिटीज मेलाइटस था और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस अपन पढ़ रहे थे। डायबिटीज मेलाइटस में टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होता है, उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन DKA अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में अपन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज HHS। ये अपन डिस्कस कर रहे हैं, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का कॉम्प्लिकेशन होता है। क्लियर बात है क्या? इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कर लो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को फटाफट। ठीक है, ओके। चलो कंटिन्यू करते हैं। HHS की अगर बात करें, पहली बात तो सर ये HHS लिख क्या दिया है, तो इसकी अगर बात अपन समझे तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। इसकी क्या फुल फॉर्म होती है? इसको अपन बोलते हैं हाइपर ऑस्मोलर, हाइपर ऑस्मोलर, हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक सिंड्रोम, हाइपरग्लाइसीमिक सिंड्रोम, हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक सिंड्रोम के नाम से अपन इसको जानते हैं। अच्छा, अगर इसकी अगर अपन बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, ये टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का कॉम्प्लिकेशन है। किसका कॉम्प्लिकेशन है? टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलता है ये, कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के कारण ये डेवलप होता है। और कब एज की अगर बात करें तो एज, ध्यानपूर्वक बात सुनना, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस भी जैसे HHS की अगर बात करें, जनरली ओल्डर पीपल जैसे 60 ईयर से ज्यादा के देखने को मिल रहे हैं, उनके अंदर आप लोगों को HHS जैसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है, दैट इज हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक सिंड्रोम। एम आई क्लियर और नॉट? अच्छा सुनना भाई ध्यानपूर्वक, ये इसके अंदर होगा क्या? इसके अंदर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस अगर देखने को मिल रहा है तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के कारण हाइपरग्लाइसीमिया तो आपको नजर आएगा। क्या नजर आएगा? हाइपरग्लाइसीमिया। और हाइपरग्लाइसीमिया अगर नजर आ रहा है तो ये हाइपरग्लाइसीमिया बोले तो ब्लड ग्लूकोज लेवल एलिवेटेड, और ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा एलिवेटेड आपको देखने को मिलती है। ब्लड ग्लूकोज लेवल एलिवेटेड बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इसमें कितनी ज्यादा देखने को मिलती है अगर उसका अपन डिस्कशन करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, लगभग लगभग 800 mg/dl से भी ज्यादा, 800 mg/dl से भी ज्यादा, 800 mg/dl से भी ज्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल का एलिवेशन देखने को मिलता है इस कंडीशन के अंदर, इतना बढ़ जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें, अगर ये इतना पर्टिकुलर ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो उसके कारण जो ओस्मोलैरिटी होती है ब्लड की, वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके अंदर हाइपर ऑस्मोलर, तो इसकी अगर अपन बात करें, ओस्मोलैलिटी विल इंक्रीज, ओस्मोलैलिटी, ओस्मोलैलिटी विल इंक्रीज, ओस्मोलैलिटी विल इंक्रीज, ओस्मोलैलिटी बढ़ जाएगी भाई। अगर ग्लूकोज ही ग्लूकोज ब्लड के अंदर प्रेजेंट है तो ओस्मोलैलिटी बढ़ जाएगी, बोले तो गाढ़ापन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में गाढ़ापन इंक्रीज आपको देखने को मिलता है। अच्छा, कितने से ज्यादा आपको देखने को मिलेगी अगर अपन कंसिडर करें तो ध्यानपूर्वक बात सुना, दैट शुड बी मोर देन 300 350 350 मिली ऑस्म, मिली ऑस्म पर केजी। ऑस्मोलैलिटी लिखा है तो इसको किलोग्राम के अंदर अपन लिखते हैं, तो 350 मिली ऑस्म पर केजी, उससे ज्यादा आप लोगों को ऑस्मोलैलिटी देखने को मिलती है। बट लिसन केयरफुली, हेयर ब्लड ग्लूकोज लेवल इज वेरी वेरी हाई, बहुत ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलता है इधर। एम आई क्लियर और नॉट? लेकिन ध्यानपूर्वक बात सुनना, इस कंडीशन के अंदर जो हाइपरग्लाइसीमिया आप लोगों को देखने को मिल रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर अपन डिस्कस करें इसके साथ में क्या कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होगा क्या, तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, इट इज नॉन कीटोटिक, इट इज नॉन कीटोटिक, नॉन कीटोटिक है। और नॉन कीटोटिक का मतलब यहां पर कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन नहीं होगा। DKA के अंदर कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन हो रहा था, यहां पर कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। और अगर कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन यहां पर नहीं हो रहा तो अगर इसकी बात करें तो यहां पर एसिडोसिस भी नहीं होगा, बोले तो एसिडोसिस, एसिडोसिस भी नहीं होगा। पॉइंट ध्यानपूर्वक बात समझना, क्योंकि कीटोन बॉडीज का नेचर एसिडिक होता है। DKA वाले पेशेंट के अंदर तो एसिडोसिस नजर आ रहा था, लेकिन ये नॉन कीटोटिक सिंड्रोम है। एम आई क्लियर और नॉट? क्योंकि इसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट का इंसुलिन प्रेजेंट होता है जो कि लाइपोलाइसिस को प्रिवेंट कर देता है। तो नॉन कीटोटिक का रीजन मैं लिख रहा हूं, क्या रीजन है? sufficient amount of insulin is there, sufficient amount of insulin is there, sufficient amount of insulin is there, insulin is there to prevent lipolysis, to prevent lipolysis, लाइपोलाइसिस को प्रिवेंट करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन होगा, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस से पेशेंट सफर कर रहा है।
तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में इंसुलिन का रेजिस्टेंस डेवलप होता है। आ रही बात समझ में? इंसुलिन का प्रोडक्शन तो सफिशिएंट होता है लेकिन उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप होता है। अगर इंसुलिन सफिशिएंटली प्रोड्यूस हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे, तो इंसुलिन अगर प्रेजेंट है तो लाइपोलाइसिस को क्या करेगा, वो इनिबिट करेगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। और लाइपोलाइसिस नहीं होगी तो कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। एम आई क्लियर और नोट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं कि एसिडोसिस की कंडीशन इसके अंदर देखने को नहीं मिली। ये जो डिसऑर्डर अपन डिस्कस कर रहे हैं HHS, अगर इसकी अगर अपन बात करें तो ये प्रोग्रेसिव कंडीशन है। इट इज ए प्रोग्रेसिव कंडीशन, प्रोग्रेसिव या फिर अगर बात करें इसका ऑनसेट जो होता है, ऑनसेट वो स्लो होता है। ऑनसेट क्या होता है? स्लो होता है। अगर अपन DKE की बात करें तो DKE इज सडन इन ऑनसेट, बट HHS की अगर बात करें इट इज स्लो इन ऑनसेट। इट इज स्लो इन ऑनसेट, धीरे धीरे आपको देखने को मिलती है। आ रही बात समझ में? तो ये पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना। आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं। इस कंडीशन के अंदर हो क्या रहा होगा कि भाई ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन अंदर की तरफ पर्टिकुलर ग्लूकोज जा नहीं रहा, किसमें, सेल्स के अंदर जा नहीं रहा, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल एलिवेटेड आपको देखने को मिलता है। ईटियोलॉजी की एक बार बात करना चाहता हूं कि क्या क्या यहाँ पर ईटियोलॉजी आपको देखने को मिलती है। तो ईटियोलॉजी की अगर बात करें तो सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात। ईटियोलॉजी की बात करी जाएगी तो एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, दैट इज टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस इसका क्या रहेगा, ईटियोलॉजी रहेगी। और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, प्रोलॉन्ग एंड प्रोफाउंड हाइपरग्लाइसीमिया नजर आता है। क्या नजर आता है? प्रोलॉन्ग एंड प्रोफाउंड हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब लंबे समय से अपन को हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। अरे बात समझ, हाइपरग्लाइसीमिया सीवियर आपको देखने को मिलता है, लंबे समय से देखने को मिलता है। प्रोलॉन्ग एंड प्रोफाउंड हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। तो ये ईटियोलॉजी हो गई एग्जैक्ट। नेक्स्ट अगर बात करें इसमें जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि HHS कोज करते हैं, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं एक बार। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या डिस्कस कर लेते हैं? प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स अपन डिस्कस कर लेते हैं। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या क्या प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स की अगर बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। इन कंडीशंस लाइक पेशेंट सफरिंग फ्रॉम टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस इससे सफर कर रहा था और उसमें कुछ फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं HHS में। क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? लिसन केयरफुली। फर्स्ट पॉइंट इज बर्न। फर्स्ट पॉइंट इज बर्न। If burn injury happens, then burn injury can lead to development of HHS. Okay, next particular point is inadequate fluid intake. Inadequate fluid intake. Inadequate fluid intake. अगर inadequate fluid intake आपको देखने को मिलता है, then again it will be the precipitating factor for HHS. Okay, next particular point के ऊपर अपन चलते हैं, that is corticosteroid. Corticosteroids, ड्रग्स लाइक कोर्टिकोस्टेरॉइड जैसी ड्रग्स की अगर बात करें तो ये भी क्या प्रोड्यूस कर सकती है? HHS प्रोड्यूस कर सकती है। दैट विल बी द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। अपन प्रेसिपिटेटिंग एग्रीगेटिंग फैक्टर अपन डिस्कस कर रहे हैं कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट होगा और ये सारी की सारी कंडीशन प्रेसिपिटेट कर सकती है। ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें। और अगर अपन डिस्कस करना चाहें तो जस्ट राइट डाउन द इम्यूनोसप्रेसेंट्स। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन की इम्यूनिटी क्या है, सप्रेस्ड है, और इम्यूनिटी सप्रेस कैसे हो सकती है? बाय द यूज ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट्स। तो इम्यूनोसप्रेसेंट्स के कारण भी ये कंडीशन क्या हो सकती है, डेवलप हो सकती है। एम आई क्लियर और नॉट? तो ये पॉइंट आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर कंसीडर कर सकते हो। देखो, इंसुलिन प्रोड्यूस हो तो रहा होगा इसके अंदर, लेकिन इंसुलिन का कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे पूरी तरीके से प्रभाव होगा, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म नहीं करेगा, लेकिन लाइपोलाइसिस को प्रिवेंट कर सकता है वो, इसीलिए नॉन कीटोटिक कंडीशन है। और अगर इसको अपन बात करें तो इसको अपन बोलते थे HHNS के नाम से अपन बोलते थे, HHNS। इट इज ऑल्सो नोन एज HHNS, हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोटिक सिंड्रोम। तो हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोटिक सिंड्रोम। तो नॉन कीटोटिक सिंड्रोम, इधर ये एन का मतलब नॉन कीटोटिक, तो इस नाम से पर्टिकुलर अपन बोलते हैं। आ रही बात समझ में? तो अपन ने एग्जैक्ट कोज अपन ने लिखा टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स अपन ने डिस्कस करे हैं इसके अंदर, बर्न, इम्यूनोसप्रेसेंट, इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, कोर्टिकोस्टेरॉइड, और भी क्या हो सकते हैं क्या? तो नेक्स्ट पॉइंट इज क्रोनिक इन्फेक्शंस।
क्रोनिक क्रोनिक इलनेस लिख दो पहले, क्रोनिक इलनेस, क्रोनिक इलनेस, क्रोनिक इलनेस एंड एंड इन्फेक्शंस, एंड इन्फेक्शंस। नेक्स्ट अगर बात करें और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर की, अगर बात करें स्ट्रेस, नेक्स्ट प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर इज स्ट्रेस। एंड अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन में पेरिटोनियल डायलाइसिस अपन करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, पेरिटोनियल डायलाइसिस, पीडी, पेरिटोनियल डायलाइसिस, पेरिटोनियल डायलाइसिस कैन लीड टू हाइपरग्लाइसीमिया, पेरिटोनियल डायलाइसिस कैन लीड टू हाइपरग्लाइसीमिया। क्यों हाइपरग्लाइसीमिया कर सकती है, क्योंकि मैंने पहले डिस्कस करा है कि पेरिटोनियल डायलाइसिस में ग्लूकोज का क्या करते हैं अपन, इस्तेमाल करते हैं, और वो ग्लूकोज रैपिडली एब्जॉर्ब अगर हो रहा है तो उस कंडीशन में हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन आपको देखने को मिलती है पेरिटोनियल डायलाइसिस के अंदर। क्लियर बात है क्या, तो हाइपरग्लाइसीमिया, इसीलिए डायबिटीज मेलाइटस से अगर कोई पर्सन सफर कर रहा है तो पेरिटोनियल डायलाइसिस अपन करते हैं तो उसमें इंसुलिन पहले इस्तेमाल कर लेते हैं सॉल्यूशन में, पेरिटोनियल डायलाइसिस के अंदर इंसुलिन का इस्तेमाल कर लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर। क्यों कर लेते हैं कि उस कंडीशन में पर्टिकुलर ट्रिगर ना हो, तो डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट में इसीलिए अपन क्या करते हैं, इंसुलिन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं पेरिटोनियल डायलाइसिस हाइपरग्लाइसीमिया, तो ये पॉइंट यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो। These all are the precipitating factor. This is the exact point that patient should be suffering from type 2 type of diabetes mellitus in which prolonged and profound hyperglycemia should be occurring. ये हो रहा होगा और उसके कारण अगर ये precipitating factors अगर मिल जाते हैं उसके कारण that will trigger your disorder that is known as HHS. It is a complication of type 2 diabetes mellitus. We are discussing about type 2 diabetes mellitus. टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के कॉम्प्लिकेशन पर अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो ये पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, इसके अंदर होता क्या एग्जैक्टली, पैथोफिजियोलॉजी पे चलते हैं एक बार। नाउ वी विल अप्रोचिंग अबाउट टुवर्ड्स द पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी पे चलो एक बार, पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी की अगर बात करें इसमें तो कैसे क्या क्या देखने को मिलता है, ध्यानपूर्वक बात सुनना भाई। कंडीशन कौन सी है इसके अंदर, कंडीशन ये है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल इज एलिवेटिंग, ब्लड ग्लूकोज लेवल इज एलिवेटिंग, और ये ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ क्यों रहा है, ड्यू टू ईटियोलॉजी एंड प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, ड्यू टू ईटियोलॉजी एंड प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर ब्लड ग्लूकोज लेवल इज एलिवेटेड। और ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर एलिवेट हो रहा है, इस कंडीशन को अपन हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से अपन जान रहे हैं। किस नाम से जान रहे हैं, हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से जान रहे हैं, क्योंकि मेन प्रॉब्लम पेरिफेरल यूटिलाइजेशन के अंदर देखने को मिलती है। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल इज इंक्रीजिंग, क्यों, पेरिफेरल यूटिलाइजेशन इज डिक्रीज्ड, पेरिफेरल यूटिलाइजेशन, पेरिफेरल टिश्यू में पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इज डिक्रीज्ड। तो पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ग्लूकोज का क्या हो चुका है, डिक्रीज हो गया है। अगर ये पेरिफेरल यूटिलाइजेशन डिक्रीज हो गया है तो उस कंडीशन के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया आपको देखने को मिलता है। और हाइपरग्लाइसीमिया अगर देखने को मिल रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया ये चीज आपको देखने को मिल रही है, तो उसके कारण क्या देखने को मिलेगा आपको, हाइपर ओस्मोलर स्टेट देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, हाइपर ओस्मोलर स्टेट, हाइपर ओस्मोलर स्टेट आपको देखने को मिलेगी। ध्यानपूर्वक बात सुनना, हाइपर स्मोलर स्टेट, हाइपर ओस्मोलर स्टेट आपको देखने को मिलेगी। एम आई क्लियर और नॉट, बोले तो हाइपर ओस्मोलर स्टेट का मतलब क्या, अपन ने पॉइंट ऊपर डिस्कस कर दिया, ऑस्मोलैलिटी जो देखने को मिलेगी वो एलिवेटेड देखने को मिली, तो ये कंडीशन जो होती है हाइपर ओस्मोलर स्टेट है। और हाइपर स्मोलर स्टेट अगर देखने को मिली, ऑस्मोलैलिटी बढ़ रही है, तो एक पॉइंट तो ध्यान रखना, इस कंडीशन के अंदर आप लोगों को क्या चीज देखने को मिलेगी, एज ए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, पॉलीडिप्सिया की कंडीशन आपको नजर आएगी। कौन सी कंडीशन नजर आएगी इधर, पॉलीडिप्सिया की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। पॉलीडिप्सिया क्या होता है, दैट इज नोन एज एक्सट्रीम थर्स्ट, प्यास का ज्यादा लगना। तो क्योंकि ओस्मोलैलिटी बढ़ती है, ये ओस्मोलैलिटी बढ़ी हुई किसको स्टिमुलेट करती है, थर्स्ट सेंटर को स्टिमुलेट करती है। और थर्स्ट सेंटर जो हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है, इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन कैन लीड टू साइन एंड सिम्टम दैट इज पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा ये, प्यास ज्यादा लगेगी भाई, हाइपर ओस्मोलर स्टेट हो गई। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलें, इसके अंदर और अपन क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं, सुनना ध्यानपूर्वक बात। तो हाइपर ओस्मोलर स्टेट हो गई। अगर अपन बात करें तो ये किडनी के अंदर अगर हाइपर ओस्मोलर स्टेट आपको देखने को मिल रही है, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन थी, तो ग्लूकोज किडनी की तरफ ज्यादा जाएगा, और किडनी की तरफ अगर ज्यादा जाएगा तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में होगा क्या, ऑस्मोटिक डायूरेसिस का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। सारी बात समझ में, डीके में डिस्कस कर दिया क्या होता है ऑस्मोटिक डायूरेसिस। तो ऑस्मोटिक डायूरेसिस का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ऑस्मोटिक डायूरेसिस। एम आई क्लियर और नॉट। ऑस्मोटिक डायूरेसिस की अगर बात करें, ग्लूकोज जो है ग्लोमेरुलस से ज्यादा फिल्टर हो रहा है नेफ्रॉन वाले पार्ट के अंदर, तो जो आसपास की जो सेल्स आपको देखने को मिल रही है, रीनल ट्यूब्यूल के आसपास की सेल्स या इंटरस्टिशियल स्पेस,
वहां से इंटरस्टिशियल स्पेस या सेल से पानी ड्रैग होगा नेफ्रॉन की तरफ। ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट होता है, उसको ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक डाययूरेसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पानी अगर अंदर की तरफ ज्यादा आएगा तो नेफ्रॉन के माध्यम से या यूरिन के माध्यम से बाहर होगा, तो डाययूरेसिस की कंडीशन होगी, एक्सेसिव यूरिन देखने को मिलता। तो ऑस्मोटिक डाययूरेसिस देखने को मिल रहा है। ऑस्मोटिक डाययूरेसिस अगर देखने को मिल रहा है तो पॉलीयूरिया की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। किसकी कंडीशन? पॉलीयूरिया की कंडीशन आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। और इवन दो ग्लूकोज जो होगा वो ग्लूकोज का एलिमिनेशन देखने को मिलेगा, उस कंडीशन को ग्लूकोसूरिया के नाम से अपन जानते हैं, ग्लूकोसूरिया, ग्लूकोसूरिया। तो ग्लूकोसूरिया की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी इसमें। एम आई रियली क्लियर और नॉट? ग्लूकोसूरिया का मतलब यूरिन के अंदर आपको ग्लूकोज दिखाई देगा। एम आई क्लियर और नॉट? फिर सवाल ये आता है क्या यूरिन टेस्ट जब करेंगे तो क्या उसमें कीटोन बॉडीज देखने को मिलेंगी क्या? तो भाई इधर लिख दिया क्या कि इट इज ए नॉन कीटोटिक कंडीशन, ये लिख दिया नॉन कीटोटिक कंडीशन। तो नॉन कीटोटिक अगर कंडीशन आपको देखने को मिल रही है तो इसके अंदर अगर अपन डिस्कस करेंगे, ध्यानपूर्वक बात सुन लेना, यूरिन यूरिन जब टेस्ट करोगे तो यूरिन टेस्ट के अंदर अगर अपन डिस्कस करेंगे नो कीटोन बॉडीज विल नॉट फाउंड, कीटोन बॉडीज विल नॉट फाउंड, कीटोन बॉडीज विल नॉट फाउंड, कीटोन बॉडीज आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, कीटोन बॉडीज इसके अंदर प्रेजेंट देखने को नहीं मिलती है। फिर अपन बात करें एसिडोसिस नहीं है। अगर ब्लड पीएच की अगर बात करें, ब्लड पीएच की बात करें तो 7.4 से ज्यादा ही आपको देखने को मिलेगा ब्लड पीएच। अरे बात समझ, 7.35 से 7.45 ब्लड पीएच होता है, एट एन एग्जैक्ट 7.4 कंसीडर करते हैं। डी के ए वाले पेशेंट में 7.35 से कम हो रहा था, लेकिन जो ये है नॉर्मल के अंदर रहेगा पीएच, 7.4 से ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है। इतना ब्लड पीएच इस कंडीशन में एचएचएस की कंडीशन के अंदर देखने को आपको मिलने वाला है। एम आई क्लियर और नॉट? तो ये ऑस्मोटिक डाययूरेसिस अपने कंसीडर कर दिया, पॉलीयूरिया, ग्लूकोसूरिया ये कंसीडर कर दिया। अच्छा, ये पॉलीयूरिया की कंडीशन अगर देखने को मिल रही है तो बार बार अपन पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज सेल्यूलर डिहाइड्रेशन। क्या डिस्कस कर रहे हैं? सेल्यूलर डिहाइड्रेशन, सेल्यूलर डिहाइड्रेशन, सेल्यूलर डिहाइड्रेशन। सेल्यूलर डिहाइड्रेशन की कंडीशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, सेल्यूलर डिहाइड्रेशन। और सेल्यूलर डिहाइड्रेशन अगर आपको देखने को मिलती है तो उस कंडीशन के अंदर क्या क्या चीज, जैसे अगर अपन डिस्कस करें क्या क्या साइन एंड सिम्टम, ड्राई स्किन, ड्राई माउथ, ड्राई माउथ, स्किन टर्गर विल डिक्रीज, तो स्किन टर्गर डिक्रीज हो जाएगी, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, स्किन टर्गर विल डिक्रीज, स्किन टर्गर डिक्रीज। आ रही बात समझ में? और डिहाइड्रेशन की कंडीशन में जब पानी की कमी आप लोगों को देखने को मिलती है बॉडी के अंदर, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन की अगर बात करें, द ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन विल स्टार्ट कंसंट्रेटिंग इन द ब्लड। क्या? यूरिया एज वेल एज क्रिएटिनिन विल स्टार्ट कंसंट्रेटिंग इन द ब्लड एंड देयर लेवल विल इंक्रीज इन द ब्लड। तो इस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा? सेलुलर डिहाइड्रेशन के कारण BUN का लेवल एलिवेटेड आपको देखने को मिलेगा और सीरम क्रिएटिनिन का लेवल आपको देखने को मिलेगा एलिवेटेड, सीरम क्रिएटिनिन का लेवल एलिवेटेड। क्यों देखने को मिलेगा? बट बिकॉज सेलुलर डिहाइड्रेशन, जब पानी की कमी आप लोगों को देखने को मिल रही है तो उस कंडीशन में दिस यूरिया एंड क्रिएटिनिन विल स्टार्ट कंसंट्रेटिंग इन द ब्लड, इनकी कंसंट्रेशन आपको देखने को मिलेगी एंड दैट कंडीशन में लीड टू डेवलपमेंट ऑफ दैट इंक्रीज लेवल ऑफ BUN सीरम क्रिएटिन। नॉर्मल अपन ने डिस्कस कर दिया है, BUN की जो नॉर्मल कंसंट्रेशन होती है वो 10 से 20 mg पर DL होती है और सीरम क्रिएटिन की जो कंसंट्रेशन होती है उसकी अगर बात करें तो 0.6 से 1.2 mg पर DL, इतना अपन कंसिडर करते हैं मेल्स में, एंड फीमेल्स में 0.5 से 1.1 mg पर DL वो सीरम क्रिएटिन किस में कंसिडर करते हैं? महिलाओं में कंसिडर करते हैं। तो ये ऑस्मोटिक डाययूरेसिस का कॉन्सेप्ट हो गया। पॉलीयूरिया की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, एक्सेसिव में पानी का लॉस देखने को मिल रहा है। अगर ये सारी चीज पर्टिकुलर देखने को मिल रही है तो इसके अंदर होगा क्या? पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर हाइपोवोलेमिया डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? हाइपोवोलेमिया डेवलप होता है। और हाइपोवोलेमिया अगर पर्टिकुलर डेवलप हो रहा है, हाइपोवोलेमिया का मतलब होता है फ्लूइड डेफिशिएंसी। बॉडी में क्या देखने को मिलेगा? फ्लूइड डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी, फ्लूइड डेफिशिएंसी। तो फ्लूइड डेफिशिएंसी इस कंडीशन के अंदर नजर आ रही है। क्लियर बात है क्या? तो फ्लूइड डेफिशिएंसी अगर नजर आ रही है और साथ में ये ऑस्मोटिक डाययूरेसिस का कॉन्सेप्ट है, इट विल ऑल्सो ब्रिंग, मतलब साथ में किसको लेके जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट्स को भी साथ के अंदर भाग के ले जाएगा साथ में। तो फ्लूइड डेफिशिएंसी नजर आ रही है तो इसके अंदर मेन जो कार्यक्रम रहेगा मैनेजमेंट में वो फ्लूइड मैनेजमेंट रहेगा। डीके में भी फ्लूइड मैनेजमेंट क्या था, यहाँ पर भी अपन फ्लूइड मैनेजमेंट करने वाले हैं पेशेंट में। तो हाइपोवोलेमिया देखने को मिलेगा। और हाइपोवोलेमिया की अगर बात करें तो फ्लूइड की डेफिशिएंसी होती है, इसके कारण पर्टिकुलर एज ए लेटर कॉम्प्लिकेशंस हाइपोवोलेमिया के कारण पर्टिकुलर पर्सन में हाइपोवोलेमिक शॉक डेवलप हो सकता है। क्या डेवलप हो सकता है? हाइपोवोलेमिक शॉक डेवलप हो सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक।
और हाइपोवोलेमिक शॉक अगर पर्टिकुलर डेवलप हो रहा है, फ्लूइड की कमी आपको देखने को मिल रही है, हाइपोवोलेमिक शॉक डेवलप हो रहा है, तो इस कंडीशन की अगर बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। इस कंडीशन के अंदर हाइपोवोलेमिक शॉक में और ऐसे पेशेंट के अंदर बीपी कम आपको देखने को मिलेगा। बोले तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हाइपोवोलेमिक शॉक की तरफ पर्टिकुलर पर्सन जा रहा है, हाइपोवोलेमिया में जा रहा है, बीपी क्या हो जाता है, कम। क्योंकि फ्लूइड की कमी अगर करोगे तो बॉडी के अंदर वो फ्लूइड जो है वो ब्लड वेसल्स के ऊपर या मेजर आर्टरियल जो ट्री है, मेजर आर्टरी जो है उनके ऊपर प्रेशर नहीं लगा पाएगा, बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, हाइपोटेंशन की कंडीशन बोलते हैं। इसके रेस्पॉन्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, मतलब इस बीपी को बढ़ाने के लिए बॉडी क्या करती है, हार्ट रेट को बढ़ा देती है। आ रही बात समझ में? तो जब भी हाइपोवोलेमिक शॉक पढ़ो तो इसके अंदर बीपी कम और टैकीकार्डिया, बीपी कम और टैकीकार्डिया, एग्जैक्ट मैकेनिज्म पर्टिकुलर अपन डिस्कस करते हैं इसके अंदर। एक वो फॉर्मूला चलता है अपना, कौन सा, दैट इज कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला चलता है अपना। आ रही बात समझ में? अब देखो, अगर बीपी कम आपको देखने को मिल रहा है तो कार्डियक आउटपुट क्या है, कम है। कार्डियक आउटपुट कम है तो बीपी कम है ना। अरे बात समझ, जैसे ब्लड प्रेशर अगर कम है तो कार्डियक आउटपुट कम है। अब इस कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने के लिए हार्ट रेट एज ए कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हार्ट रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में टैकीकार्डिया की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। और हार्ट रेट बढ़ जाती है, कैसे बढ़ जाती है, वेगस नर्व का इनहिबिशन आप लोगों को देखने को मिलता है। सारे के सारे पॉइंट बीपी रेगुलेशन के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो बने रहिए। बीपी रेगुलेशन की क्लास आप लोगों को मिल जाएगी, बीपी रेगुलेशन देख सकते हो आप, तो उसके अंदर आप लोगों को मैं पूरा डिस्कस कर दूंगा कैसे टैकीकार्डिया होगा, कैसे ब्रेडिकार्डिया होगा। अरे बात समझने, एक पॉइंट अभी ये ध्यान रखना, वेगस नर्व जब भी स्टिमुलेट होती है, वेगस नर्व जब भी स्टिमुलेट होती है तो उस वेगस नर्व के स्टिमुलेशन के कारण क्या चीज देखने को मिलती है आपको, वेगस नर्व के स्टिमुलेशन के कारण ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। और वेगस नर्व जब भी इनहिबिट होती है तो उस कंडीशन में टैकीकार्डिया आपको देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट अभी ध्यान रखना। पर पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में अगर जा रहा है, ये बीपी कम और टैकीकार्डिया की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। एम आई क्लियर और नॉट? नेक्स्ट अगर बात करें, हाइपर ऑस्मोलर स्टेट है, तो हाइपर ऑस्मोलर स्टेट के अंदर अपन बोलेंगे ब्लड गाढ़ा ज्यादा हो गया। ब्लड क्या हो गया, ज्यादा गाढ़ा। तो ब्लड अगर ज्यादा गाढ़ा हो गया तो अपन उसको बोलेंगे हाइपर विस्कोसिटी। हाइपर विस्कोसिटी, हाइपर विस्कोसिटी के नाम से अपन जानते हैं हाइपर विस्कोसिटी कि विस्कस ज्यादा हो गया। ये क्या हो गया, विस्कस ज्यादा हो गया। और हाइपर विस्कोसिटी की कंडीशन अगर देखने को मिल रही है, देन दैट पर्टिकुलर पर्सन इज एट रिस्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ थ्रोम्बोसिस। किसकी रिस्क पे रहेगा, थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस की रिस्क पे आपको देखने को मिलेगा। बोले तो ब्लड क्लॉट्स फॉर्म हो सकते हैं। अगर हाइपर विस्कस ब्लड हो जाएगा तो उसके अंदर अगर अपन डिस्कस करें तो ब्लड के अंदर क्या फॉर्म हो सकते हैं, क्लॉट्स फॉर्म हो सकते हैं। उस कंडीशन को थ्रोम्बोसिस के नाम से जानते हैं। तो थ्रोम्बोसिस की कंडीशन इसके अंदर देखने को आपको मिल सकती है। तो ये पर्टिकुलर कुछ पैथोफिजियोलॉजी और उसके साथ में पॉइंट अपन ने डिस्कस यहाँ पर करें। आ रही बात समझ में? और अगर अपन इसके बात करें तो कॉम्प्लिकेशन के ऊपर एक बार चलते हैं। कॉम्प्लिकेशन के ऊपर किस पे चलते हैं, इसमें कॉम्प्लिकेशन के ऊपर एक बार चलते हैं। कॉम्प्लिकेशन में तो कॉम्प्लिकेशन में एक पॉइंट अपन ये डिस्कस कर दिया कि हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, हाइपोवोलेमिक शॉक। ये पॉइंट अपन ने डिस्कस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, ये थ्रोम्बोसिस वगैरह देखने को मिल रहा है तो उस कंडीशन में फिर डीप वेन थ्रोम्बोसिस वगैरह ये सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो डीवीटी वगैरह पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिल सकती है। आरी बात समझ में? नेक्स्ट अगर बात करें तो क्रोनिक रीनल फेलियर डेवलप हो सकता है। क्या डेवलप हो सकता है, क्रोनिक रीनल फेलियर, या फिर इसको अपन सीकेडी के नाम से जानते हैं। तो सीकेडी भी पर्टिकुलर इस कंडीशन के अंदर आप लोगों को डेवलप होता हुआ नजर आ सकता है। और अगर अपन बात करें मेंटल स्टेट को भी ट्रिगर करेगा, अगर साइन एंड सिम्टम की बात करें, और लेटर स्टेज के अंदर सीजर्स आने की भी संभावनाएं आपको ज्यादा देखने को मिलती है। तो सीजर्स भी इस पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर आ सकते हैं। आ रही बात समझ में? और सीजर्स जब आने वाले हो आपको लगे, देन स्टार्ट द सीजर प्रिकॉशंस। सीजर प्रिकॉशंस को क्या करो, स्टार्ट करो। एज ए नर्सिंग, एज ए नर्स, एज ए गुड नर्स यू हैव टू स्टार्ट दैट। तो ये पॉइंट आप लोग क्या कर सकते हो, इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। आ रही क्या बात समझ में? तो दैट पर्टिकुलर कंडीशंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। अब अपन नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे इसमें साइन एंड सिम्टम्स पे चल रहे हैं। हाँ, तो आगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पे चलते हैं, बढ़े आगे। इस हाइपर ओस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक सिंड्रोम में, जो कि नॉन कीटोटिक कंडीशन है, इसमें अपन चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स पे। कम टू द पॉइंट।
ओके, कम टू द पॉइंट। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की अगर बात करें तो पहला पॉइंट तो उठा लेना क्या, डिहाइड्रेशन। पहला पॉइंट क्या उठा लेना, डिहाइड्रेशन उठा लेना, डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन की कंडीशन में क्या, ड्राई माउथ, ड्राई माउथ एंड ड्राई म्यूकोसा, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, ड्राई माउथ, ड्राई म्यूकोसा। ठीक है। नेक्स्ट, स्किन टर्गर विल डिक्रीज, स्किन टर्गर विल डिक्रीज, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, इसका टर्गर विल डिक्रीज। इवन दो डिहाइड्रेशन में सनकनाइज आप लोगों को देखने को मिलती है। तो डिहाइड्रेशन वाले जो पॉइंट है ये आप लोग उठा सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें, हाइपोवोलेमिया वाले पॉइंट उठा सकते हो, हाइपोवोलेमिया वाले। हाइपोवोलेमिया में फ्लूइड की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, तो फ्लूइड की डेफिशिएंसी अगर देखने को मिल रही है तो इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, ध्यानपूर्वक बात सुनना। हाइपोवोलेमिया में क्या मतलब, एक तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा कम, हाइपोटेंशन देखने को मिलती है। तो आपने शोक पढ़े होंगे, शोक, शोक नहीं तो मैं पढ़ाऊं तो गाई मैं शोक। उस शोक की अगर बात करें उसमें हाइपोवोलेमिक शोक या शोक पढ़े होंगे आपने, तो उनमें हाइपोटेंशन आपको देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, हाइपोटेंशन। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अगर चलें, ये हाइपोटेंशन को कंपनसेट करने के लिए क्या, बॉडी के अंदर, बॉडी कैसे कंपनसेट करती है, हार्ट रेट को बढ़ा देती है। हार्ट रेट को इसलिए बढ़ा देती है कि इस कंडीशन के अंदर कि ये बीपी कम हो रहा है, तो हार्ट रेट अगर बढ़ेगी तो कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो बीपी क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म ये कार्यक्रम आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अगर चले तो मेंटल स्टेट में भी ये पर्टिकुलर प्रभाव डालता है। मेंटल कंफ्यूजन जैसी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, इधर मेंटल कंफ्यूजन ये देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट, ये बीपी कम आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इसलिए डिजीनेस आप लोगों को देखने को मिल सकती है, डिजीनेस एज वेल एज इन दैट पर्टिकुलर पर्सन ड्राउजीनेस विल बी सीन, डिजीनेस, ड्राउजीनेस। नेक्स्ट अगर बात करें तो फटीग कैन हैपन, फटीग, आ रही बात समझ में, लिथार्जी कैन डेवलप, फटीग, लिथार्जी कैन डेवलप। नेक्स्ट, वीकनेस कैन डेवलप इन दैट पर्टिकुलर पर्सन, क्या डेवलप हो सकती है, वीकनेस डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें, मसल पेन्स विल डेवलप, मसल पेन विल डेवलप। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर करेंगे। आ रही बात समझ में, तो ये चीज है अपने को ध्यान में रखनी है। इधर और क्या क्या चीजें, पोलीयूरिया, क्या, पोलीयूरिया, यूरिन की आउटपुट आप लोगों को पर डे बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, तो पोलीयूरिया की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है। और नेक्स्ट अगर बात करें, ऑस्मोलैलिटी बढ़ रही थी तो पोलीडिप्सिया की कंडीशन भी आपको देखने को मिलती है, पोलीडिप्सिया। आ रही बात समझ में, तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, इन दिस पर्टिकुलर पर्सन सीजर्स कैन अकर, सीजर्स कैन अकर एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन मे गो इनटू कोमा, कोमा के अंदर भी जा सकता है। प्रोलॉन्ग्ड स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस इज नोन एज कोमा, तो पर्सन किस में भी जा सकता है, कोमा में भी जा सकता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप लोग क्या कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। अरे बात समझ, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बाद डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस पे चलते हैं। और डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस की अगर अपन बात करें तो वही कार्यक्रम हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन से कहानी स्टार्ट कर दो। कहां से स्टार्ट कर दो, हिस्ट्री कलेक्शन से एंड फिजिकल एग्जामिनेशन से कहानी पूरी स्टार्ट कर दो। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स अपने को करवाने पड़ेंगे, टेस्ट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवा लेना। और सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स अगर करवाओगे तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स में मेनली जैसे कि अगर अपन डिस्कस करें, ये पोटेशियम के लेवल को उठा लेना, सोडियम के लेवल को उठा लेना, क्योंकि इनका लेवल फ्लैक्चुएट करेगा पर्टिकुलर डिहाइड्रेशन की कंडीशन में, पोलीयूरिया की कंडीशन में जब फ्लूइड ज्यादा की निकलेगा यूरिन से, तो ये पोटेशियम सोडियम इनको भी भाग के लेके जाएगा, तो उस कंडीशन में सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स आप लोग करवा सकते हो। नेक्स्ट, चेक द ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, सीरम क्रिएटिनिन लेवल, ये भी क्या कर सकते हो आप लोग, चेक कर सकते हो। ये दे विल कंसंट्रेट इन कंडीशंस लाइक डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशंस में कंसंट्रेट हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें एबीजी, एबीजी भी पर्टिकुलर आप करवा सकते हो, एबीजी, लेकिन ध्यानपूर्वक बात सुनना, जो पीएच आपको देखने को मिलेगा, पीएच इज मोर देन 7.4, पीएच इसमें 7.4 से ज्यादा देखने को मिलेगा। इसमें वो कंडीशन नहीं है भाई, ध्यान देना, एसिडोसिस वाली कंडीशन नहीं है। तो पीएच 7.35 से 7.45 नॉर्मल होता है। एट एन एवरेज 7.40 पीएच को नॉर्मल कंसीडर करते हैं, तो इतना ही पीएच आपको देखने को मिलेगा। डी के वाले पेशेंट में 7.35 से कम पीएच देखने को मिल रहा था। नेक्स्ट अगर बात करें तो HCO3 माइनस की एक बार बात कर लेते हैं, HCO3 माइनस की। तो HCO3 माइनस शुड बी मोर देन, ये 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो HCO3 माइनस 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा ही देखने को मिलेगा, मतलब नॉर्मल की तरफ देखने को मिल रहा है, नॉर्मल की तरफ। आ रही बात समझ में, तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। एम आई क्लियर और नॉट, तो ये कुछ पॉइंट्स इसके अंदर स्पेसिफिक स्पेसिफिक अपन क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। एज ए मैनेजमेंट अपन क्या करेंगे, एज ए मैनेजमेंट,
मैनेजमेंट इज सिमिलर टू डीके, मैनेजमेंट इज सिमिलर टू डीकेए, डीकेए के सिमिलर है। अगर अपन बात करें तो पहला पॉइंट ध्यान रखना है, इसके अंदर फ्लूइड रिप्लेसमेंट अपने को करना है। क्या करना है? फ्लूइड रिप्लेसमेंट, क्योंकि बॉडी से फ्लूइड लॉस आपको देखने को मिल रहा है, तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना बहुत अनिवार्य है इसके अंदर, फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना बहुत अनिवार्य है। एम आई क्लियर और नॉट? और फ्लूइड रिप्लेसमेंट की अगर बात करें तो आईवी रूट से अपने को क्या करना है? फ्लूइड का इंसर्शन करना है। नॉर्मल सलाइन क्या कर सकते हो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, नॉर्मल सलाइन, आइसोटोनिक नॉर्मल सलाइन आप इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें हाइपोटोनिक नॉर्मल सलाइन भी क्या कर सकते हो? इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि हाइपर ओस्मोलर स्टेट है, तो ये आप लोग कर सकते हो। अरे बात समझे, नॉर्मल सलाइन 0.9% W/V, इसकी अगर बात करें तो ये नॉर्मल सलाइन जो होता है ये आइसोटोनिक होता है। एम आई क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चले तो इंसुलिन का इस्तेमाल कर सकते हो। किसका इस्तेमाल कर सकते हो? इंसुलिन का, जिसमें उस पेशेंट में कर रहे थे डीके वाले पेशेंट में, उसके अंदर इसके अंदर भी आप इंसुलिन का इस्तेमाल कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, इंसुलिन का इस्तेमाल क्यों? क्योंकि इंसुलिन क्या करेगा? सेल्स के अंदर डालने, पेरिफेरल यूटिलाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। और जब इंसुलिन का अगर इस्तेमाल करोगे तो इंसुलिन के यूज के कारण क्या हो सकता है? हाइपोकैलेमिया डेवलप हो सकता है। क्या डेवलप हो सकता है? हाइपोकैलेमिया। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, हाइपोकैलेमिया डेवलप हो सकता है। तो इस हाइपोकैलेमिया को करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? पोटेशियम सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन यूज द पोटेशियम सप्लीमेंट्स टू मैनेज हाइपोकैलेमिया। और हाइपोकैलेमिया में कल ही मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया था, क्या कि हाइपोकैलेमिया के अंदर अगर अपन देखें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, हाइपोकैलेमिया की कंडीशन के अंदर कार्डियक मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? कार्डियक मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, कार्डियक मॉनिटरिंग, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, कार्डियक मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। साथ के अंदर इस पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को मॉनिटर करते रहना भाई, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को क्या करते रहना? मॉनिटर करते रहना। न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को मॉनिटर करना बहुत आवश्यक है। और न्यूरोलॉजिकल स्टेटस के अंदर अगर अपन बात करें तो ये पर्टिकुलर पर्सन जैसे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कोमा वगैरह के अंदर जा रहा है, तो इन चीजों को क्या करना है? अपने को मॉनिटर करना है। तो कार्डियक मॉनिटरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईसीजी अपने को करवानी पड़ेगी। क्या करवानी पड़ेगी? ईसीजी, ईसीजी आप लोग करवा सकते हो, ईसीजी। सारी बात समझ में? हाइपोकैलेमिया में, बिकॉज हाइपोकैलेमिया कैन लीड टू कार्डियक डिसरिथमियाज, कार्डियक डिसरिथमियाज प्रोड्यूस करेगा हाइपोकैलेमिया। तो ये पॉइंट ध्यान रखना इसके अंदर, ये सारे के सारे पॉइंट आप कंसिडर इसके अंदर कर सकते हो। क्लियर बात है क्या? तो आज का जो सेशन है अपना HHS, इसमें मैनेजमेंट अपन ने डिस्कस कर लिया, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, पैथोफिजियोलॉजी, वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट इट। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।